नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र स्थित लोटस स्पेसिया सोसाइटी में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां 46 वर्षीय महिला ने 18वीं मंजिल से कूदकर कथित रूप से अपनी जान दे दी। मृतका की पहचान पारुल अग्रवाल के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने तुरंत फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कराया। प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि महिला पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में थी। हालांकि पुलिस इस पहलू की भी गहन जांच कर रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों को खंगाला जा रहा है। घटना के बाद सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है ताकि वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। वहीं शामली में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मंगलवार को जनपद भर में विशेष यातायात जागरूकता एवं परिवर्तन अभियान चलाया गया। यह अभियान पुलिस अधीक्षक NP सिंह के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इसमें यातायात पुलिस के साथ साथ सभी थाना क्षेत्रों की पुलिस टीमों ने सक्रिय भागीदारी की। अभियान के दौरान पुलिस ने प्रमुख बाजारों, चौराहों, शिक्षण संस्थानों और व्यस्त मार्गों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पुलिस ने बताया कि ये केवल कानूनी औपचारिकता नहीं बल्कि जीवन बचाने के सबसे प्रभावी साधन है। साथ ही ओवर स्पीडिंग, मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने, गलत दिशा में ड्राइविंग और यातायात संकेतों की अनदेखी से होने वाले खतरों के प्रति भी लोगों को जागरूक किया गया। अभियान के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 234 वाहनों के चालान किए गए, जिनमें 182 बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालक शामिल रहे। शामली पुलिस ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि यातायात नियमों का पालन केवल चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। वहीं शामली में बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और आमजन को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मंगलवार को विशेष साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक NP सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। थाना आदर्श मंडी पुलिस टीम ने जिला अस्पताल, सार्वजनिक स्थानों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। अभियान के दौरान पुलिस ने लोगों को फर्जी निवेश योजनाओं, ऑनलाइन ट्रेडिंग फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग, व्हाट्सएप और फेसबुक क्लोनिंग, फेक जॉब ऑफर, OTP फ्रॉड, UPI धोखाधड़ी और QR कोड स्कैम जैसे साइबर अपराधों के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि साइबर ठग अक्सर लालच, डर और झूठे वादों के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। लोगों से अपील की गई कि वो किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक डिटेल्स, ATM, OTP, UPI पिन या पासवर्ड साझा न करें। साथ ही किसी भी संदिग्ध लिंक, फर्जी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर बिना जांच के क्लिक न करें और ऑनलाइन लेन देन में पूरी सतर्कता बरतें। पुलिस ने ट्रू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के उपयोग और ऐप्स के अपडेट रखने की भी सलाह दी। साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत करने को कहा गया ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके। पुलिस ने कहा कि सतर्कता ही साइबर अपराध से बचाव का सबसे मजबूत उपाय है। वहीं शामली में युवाओं को नशे की लत से बचाने और समाज को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से ऑपरेशन सवेरा के तहत मंगलवार को व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान सहारनपुर परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक NP सिंह के मार्गदर्शन में संचालित किया गया। इसमें जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस टीमों ने सक्रिय भूमिका निभाई। अभियान के दौरान पुलिस ने युवाओं, छात्र छात्राओं, अभिभावकों, व्यापारियों और आमजन को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। अधिकारियों ने बताया कि नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। इससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। साथ ही अपराध, पारिवारिक कलह, आर्थिक संकट और सामाजिक असंतुलन भी बढ़ता है। पुलिस ने युवाओं से शिक्षा, खेल, स्वरोजगार और कौशल विकास जैसी सकारात्मक गतिविधियों से जुड़कर अपने भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने का आह्वान किया। साथ ही लोगों से अपील की गई कि अगर कहीं नशीले पदार्थों की बिक्री, तस्करी या सेवन की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। अभियान में ये संदेश दिया गया कि नशा व्यक्ति की प्रतिभा और भविष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। पुलिस ने कहा कि नशा मुक्त समाज के निर्माण में सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि येइडा ने ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई गति देते हुए 8 प्रमुख निवेशकों को लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिए हैं। इन परियोजनाओं के तहत कुल 3,181.02 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है, जिससे लगभग 18,126 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। येइडा के CEO राकेश कुमार सिंह की तरफ से जारी इन LOL के तहत
ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग, कॉस्मेटिक्स, पीसीबी और स्टील, फर्नीचर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी। सबसे बड़ा निवेश 1156 करोड़ का होगा, जिसमें 50 एकड़ भूमि पर इकाई स्थापित कर लगभग 8000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा 300 करोड़ की स्मार्ट इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से 1500 रोजगार, 3075 करोड़ की स्टील फर्नीचर इकाई से 458 रोजगार और 500 करोड़ की मेडिकल ग्लव्स इकाई से 750 रोजगार सृजित होंगे। 122 करोड़ की फूड प्रोसेसिंग यूनिट से 4259.90 करोड़ की कॉस्मेटिक यूनिट से 1118, 140 करोड़ की फूड प्रोसेसिंग यूनिट से 2000 और 29.30 करोड़ की पीसीबी इकाई से 300 लोगों को रोजगार मिलेगा। इन निवेश परियोजनाओं से यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक आधार मजबूत होगा और उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने में मदद भी मिलेगी। वहीं गाजियाबाद कमिश्नरेट के नंदग्राम थाना क्षेत्र में यूपी एसटीएफ मेरठ यूनिट ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने एक सक्रिय तस्कर नितिन यादव को गिरफ्तार किया है, जो मूल रूप से इटावा का रहने वाला है और वर्तमान में नंदग्राम क्षेत्र में रह रहा था। आरोपी लंबे समय से अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। पुलिस की जांच में आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं। इनमें 20 ग्राम MDMA, 66 ग्राम OG, 7.908 किलोग्राम गांजा, 3.182 किलोग्राम भांग, 132 ग्राम चरस और 922 ग्राम गांजा चूरा शामिल है। जब्त किए गए मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 42 लाख रुपए आंकी गई है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी के पास से एक ब्रेजा कार, 2 मोबाइल फोन, लगभग 5 लाख रुपए नगद, इलेक्ट्रॉनिक कांटे, पैकिंग सामग्री और अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वो दिल्ली से नशीले पदार्थ लाकर गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करता था। इस मामले में थाना नंदग्राम में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर के सुजड़ू स्थित वेस्ट व वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का विधायक पंकज मलिक ने औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण कार्यकर्ताओं की शिकायतों के आधार पर किया गया, जिसमें प्लांट की बदहाल स्थिति और लापरवाही की बात सामने आई थी। निरीक्षण के दौरान विधायक ने जब मौके का जायजा लिया तो उन्हें गंभीर अनियमितताएं देखने को मिली। बताया गया कि प्लांट परिसर में बड़े बड़े कूड़े के ढेर वर्षों से पड़े हुए हैं, जिनका अब तक निस्तारण नहीं किया गया। स्थिति देखकर विधायक पंकज मलिक नाराज हो गए और उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई। सबसे बड़ी लापरवाही ये सामने आई कि निरीक्षण के समय कार्यालय में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं मिला। इस पर विधायक ने सुपरवाइजर को फटकार लगाई और व्यवस्था सुधारने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि 10-10 साल पुराने कूड़े के ढेर का अब तक निस्तारण न होना प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है। विधायक ने इस गंभीर मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात भी कही है। निरीक्षण के दौरान सामने आई खामियों को लेकर क्षेत्र में चर्चाएं तेज हो गई हैं और स्थानीय लोगों ने भी व्यवस्था सुधार की मांग की है। देखिए, मेरे पास क्षेत्र के लोग आए, इस क्षेत्र के लोग आए, हम लोग तो यहीं पले बड़े हैं, हमारे घर से थोड़ा आगे का मामला है। यहाँ बड़े लंबे समय से इन लोगों ने आवाज उठाने का काम किया, पर इन्हें कोई फायदा नहीं मिल पाया। आप देखो, कूड़े के ढेर यहाँ लगे हैं, बराबर में घर हैं, ये किस तरह से बेचारे रह पाते होंगे। इनके तो बच्चे, जो नए बच्चे पैदा होते हैं ना, वो भी बेचारे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इतनी खराब स्थिति, पानी खराब, हवा खराब, पूरा वातावरण खराब है, इतना गंदा यहाँ माहौल है। हम यहाँ आए, एक तो यहाँ हमें सरकार की नमामि गंगे योजना के इस प्लांट में हम यहाँ आए, एक तो हमें यहाँ कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिला। हमने इसकी सूचना संबंधित एक्शन को, संबंधित प्रशासनिक अधिकारी हैं, सिटी मजिस्ट्रेट, उन्हें भी कहा और नगर पालिका के ईओ को भी हमने कहा। हमने उनसे बातचीत करके सारी बातें बताई, डेलीगेशन जाकर के सारी बातें भी बताएगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इतना बड़ा प्लांट यहां लगा हुआ है, इसका फायदा क्या है। मैंने इनसे पूछा कि भाई आप क्या करते हैं। उन्होंने कहा गंदा जो पानी आता है, सीवर से जो पानी आता है, उसको हम ट्रीटमेंट उसका करते हैं और उसमें से एक मशीन इन्होंने मुझे यहाँ दिखाई कि उसमें से कूड़ा अलग निकालते हैं। जब मैंने वो तो देख लिया, फिर देखा कूड़े के ढेर यहाँ है। मैंने कहा कूड़ा कहाँ फेंकते हो आप? उन्होंने कहा दूर फेंकते हैं। पहला जो इनकी नाकामी है, ये तो कूड़े के ढेर बयान कर रहे हैं। दूसरा, मैंने पूछा इनसे कि भाई आप ये जो पानी शुद्ध करते हैं उसे कहाँ भेजते हैं? इनके पास कोई जवाब नहीं। देखिए, मेरे पास। वहीं हापुड़ जनपद की गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र 60 के गांव रसूलपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पदम सिंह जाटव ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की।
जनसंपर्क के दौरान पदम सिंह जाटव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनहितकारी नीतियों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा किसान, मजदूर, युवा, महिला और पिछड़े वर्गों के अधिकारों और उनके उत्थान के लिए संघर्ष करती रही है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वो पार्टी की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं और क्षेत्र के विकास में सहयोग करें। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने भी सड़क, बिजली, पानी और अन्य स्थानीय समस्याओं को उनके समक्ष रखा। इस पर नेता ने आश्वासन दिया कि इन मुद्दों को पार्टी स्तर पर मजबूती से उठाया जाएगा। जनसंपर्क अभियान में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की नीतियों के प्रति समर्थन व्यक्त किया और कार्यक्रम को सफल बनाया। इस दौरान माहौल काफी उत्साहपूर्ण रहा और लोगों ने क्षेत्रीय विकास की उम्मीद जताई। वहीं अनूपपुर शहर तहसील में प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच तनाव एक बार फिर खुलकर सामने आ गया। एसडीएम प्रियंका गोयल के खिलाफ वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सड़क पर आक्रोश जताया। अधिवक्ता एसडीएम मुर्दाबाद की तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे और बाइक रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। वकीलों का आरोप है कि तहसील में बिना रिश्वत के कोई भी काम नहीं किया जाता और अधिकारियों में अफसरशाही की प्रवृत्ति हावी है। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने कहा कि आम जनता और वकील को बेवजह परेशान किया जा रहा है, जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान माहौल काफ़ी गरमाया रहा और अधिवक्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। उनका कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी एसडीएम प्रियंका गोयल के खिलाफ कई बार विरोध प्रदर्शन किए जा चुके हैं, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस पूरे विवाद ने तहसील परिसर में प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं शामली जनपद के थाना भवन क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह के निर्देशन पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। पुलिस के अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी थाना भवन के नेतृत्व में थाना पुलिस टीम ने गश्त के दौरान संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर एक युवक को रोका। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 315 बोर का एक अवैध तमंचा और एक कारतूस भी बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सतीश पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम यारपुर थाना भवन जनपद शामली के रूप में हुई है। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई को उप निरीक्षक विपिन कुमार, हेड कांस्टेबल संदीप कुमार और कांस्टेबल विनीत कुमार की टीम ने अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अवैध हथियारों और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं नोएडा के सेक्टर 8 में नाजिया इलाही खान के खिलाफ महिलाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन बीजेपी नेता जीनत अंसारी के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने नाजिया इलाही खान पर पैगंबर से संबंधित कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस तरह के बयानों से समाज में तनाव और नफरत फैलती है, इसलिए इस मामले में प्रशासन को तत्काल सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए आरोपी के खिलाफ तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। उनका कहना था कि समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों पर कठोर कदम उठाना जरूरी है। विरोध कर रही महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि इस तरह की गतिविधियों से सामाजिक माहौल प्रभावित होता है और समुदायों के बीच तनाव बढ़ता है। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया गया, लेकिन मौके पर माहौल काफ़ी तनावपूर्ण रहा। प्रशासनिक स्तर पर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के एक 20,000 रुपए के इनामी वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी की बैंक खातों में साइबर ठगी से जुड़े करीब 31,71,950 रुपए के लेनदेन की पुष्टि हुई है, जबकि देश के विभिन्न राज्यों में दर्ज लगभग 20 शिकायतों में 31 करोड़ 95 लाख रुपए से अधिक की साइबर ठगी का उल्लेख सामने आया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु सिद्धार्थ के पर्यवेक्षण में ये कार्रवाई की गई। जांच गृह मंत्रालय के प्रतिबिंब पोर्टल पर मिली शिकायतों के आधार पर शुरू हुई थी, जिनमें सामने आया कि साइबर ठगी में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर और बैंक खाते मुजफ्फरनगर से संचालित हो रहे थे। गिरफ्तारी और आरोपी की पहचान रेहान पुत्र मोहम्मद महराज निवासी मक्की नगर थाना खालापार के रूप में हुई है, जिस पर 20,000 रुपये का इनाम घोषित था। पूछताछ में उसने फर्जी बैंक खाते और रेहान ट्रांसपोर्ट नाम की नकली फॉर्म बनाकर ठगी की रकम ट्रांसफर करने की बात स्वीकार की। पुलिस के अनुसार आरोपी को प्रत्येक खाते पर कमीशन मिलता था और वो रकम निकालकर मुख्य सरगना को देता था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। I4C के माध्यम से एनसीआरपी पोर्टल पर एक डिजिटल अरेस्ट की सूचना मिली थी फरवरी 2026 से, जिसमें अभियोग दर्ज किया गया था और इसमें टोटल लोग 6 लोग प्रकाश में आए थे, जिसमें से नदीम, गुफरान, मयूर, अरमान और तालिब ये लोग गिरफ्तार हो चुके थे। आज रेहान नाम का लड़का पकड़ा गया है, जो कि मुजफ्फरनगर खालापार का निवासी है और इसके 5 खाते हैं
और तमिलनाडु और केरला से इसकी कंप्लेन प्राप्त हुई थी। और इस परिदृश्य में हमारी जो साइबर टीम है, साइबर थाने की टीम ने, करमवीर सिंह और उनकी टीम ने काफ़ी शिद्दत से काम किया है एसपी क्राइम के नेतृत्व में, जिसमें ये छठा रिजवान जिस पर 20,000 रुपये का इनाम था, इसको गिरफ्तार किया गया है। और इसके 5 खातों में 31 लाख से ऊपर पैसा, ये फ्रॉड का डिजिटल अरेस्ट का पैसा आया हुआ है, जिसको जो है आवश्यक कार्रवाई इसके संबंध में की जा रही है। साथ ही साथ इसको 111 जो संगठित अपराध होता है, और ये सब मिल करके साउथ इंडियन स्टेट्स में जो है और तमाम जगहों पर इस तरह से ये फ्रॉड डिजिटल अरेस्ट करते हैं। इस संदर्भ में कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है तथा जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वहीं यमुना सिटी के सेक्टर 151 में ग्रुप हाउसिंग भूखंडों की ई निविदा प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण येडा की ग्रुप हाउसिंग भूखंड योजना 2025-2026 के तहत ये प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें 2 प्रमुख भूखंडों का आवंटन किया गया। दोनों भूखंडों GH3 और GH4 का क्षेत्रफल 20,050 वर्ग मीटर प्रति भूखंड है। इसके लिए आरक्षित मूल्य 245.74 करोड़ प्रति भूखंड निर्धारित किया गया था। ई निविदा प्रक्रिया में GH3 के लिए VRC कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड ने 334.21 करोड़ की सबसे ऊंची बोली लगाई, जबकि GH4 के लिए गोदरे प्रॉपर्टीज लिमिटेड की 331.75 करोड़ की बोली सर्वोच्च रही। इन दोनों भूखंडों के आवंटन से यमुना प्राधिकरण को लगभग 666 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है, जो आवंटन की तिथि से 90 दिनों के अंदर जमा किया जाएगा। सेक्टर 151 में इन बड़े आवासीय प्रोजेक्ट्स के विकसित होने से क्षेत्र में रियल स्टेट गतिविधियों को नई गति मिलने की संभावना है। इससे यमुना सिटी के शहरी विकास और निवेश आकर्षण में भी वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर जिला पंचायत सभागार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार की अध्यक्षता में बिजली एवं अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में लखनऊ में हुई हालिया घटनाओं और MDA विभाग से जुड़े मामलों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी अस्पताल या अन्य संस्थान को सीज करने से पहले संबंधित पक्ष को उचित नोटिस दिया जाए, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुसार हो। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई में जल्दबाजी से बचना चाहिए। इस दौरान बैठक में उस समय माहौल थोड़ा गर्मा गया जब विद्युत विभाग के चीफ की तरफ से बार बार अपनी बात रखने पर मंत्री अनिल कुमार ने उन्हें टोका। मंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि अगर किसी को राजनीति करनी है तो आमने सामने आकर बात करें, वरना जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए। मंत्री ने अधिकारियों की तरफ से अमर्यादित भाषा के प्रयोग पर भी नाराजगी जताई और सभी को मर्यादित व्यवहार अपनाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को जनता और बैठक दोनों में शालीन और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पूरी बैठक में प्रशासनिक कार्य प्रणाली और अनुशासन को लेकर कई अहम निर्देश भी दिए गए। खाली विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ मैंने और अन्य विभाग के भी अधिकारी थे, और कुछ विद्युत से जुड़ी समस्याएं थी कुछ लोगों की, हमारे अपने कार्यकर्ताओं की, उन पर विस्तृत चर्चा हुई है। कुछ MDA संबंधित थे, जो मतलब जो लखनऊ में जो दुर्घटना हो गई थी, निश्चित रूप से बड़ी घटना हुई, दुखद है, और उस बात को लेकर भी मतलब काफ़ी कार्रवाई जो है जमीनी स्तर पर देखने को मिली। तो उसमें हम लोगों ने MDA को और जिलाधिकारी महोदय को यही कहा है कि भाई यदि मान लो जो भी संस्थान है, चाहे व्यापारिक हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हैं या अन्य कोई भी संस्थान है, उनको उनका पहले मौके पर स्तरीय निरीक्षण करके यदि कहीं कोई कमी पेशी है तो उसका एक बार नोटिस जारी कर दिया जाए समयबद्ध तरीके से। यदि वो सुधार करना चाहते हैं, दुरुस्त करना चाहते हैं, तो उनको मौका दिया जाए, एकदम उसको सील ना किया जाए। एक तो ये कहा गया है। दूसरा, बिजली विभाग के अधिकारियों को भी ये कहा गया है, देखो हम लोग समझते हैं इस बात को, गर्मी के समय में ये समस्या आ जाती है। आजकल तूफान भी आता है, तेज़ हवाएं भी चलती है, उससे खंभे भी टूट जाते हैं, तार भी टूट जाते हैं, और बिजली की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं। तो ये सब बातें हैं, तो व्यवहारिक दिक्कत बिजली विभाग के सामने भी आती है और जनता के सामने भी आती है। अब विशेषकर शहरी जनता जो होती है, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, उनके सामने ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। अगर मान लो 20 घंटे 10 घंटे ट्रिपिंग हो जाए, किसी भी कारणवश हुई हो, तो इन्वर्टर भी 10 घंटे नहीं चल पाता, 15 घंटे नहीं चल पाता, समरसेबल बंद हो जाते हैं। गांव देहात में तो आदमी हैंडपंप से पानी ले ले। तो ये सारी बातें हैं, इन सब बातों पर एक विस्तृत चर्चा हुई है कि एक संवेदनशीलता के साथ में, एक सहनशीलता के साथ में हम लोग को जनता के सामने पेश आना चाहिए। खाली विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ मैंने और अन्य विभाग के भी अधिकारी थे, और कुछ विद्युत से जुड़ी समस्याएं थी कुछ लोगों की, हमारे अपने कार्यकर्ताओं की, उन पर विस्तृत चर्चा हुई है।
कुछ एमडीएस संबंधित थे, जो मतलब जो है जो लखनऊ में जो दुर्घटना हो गई थी, निश्चित रूप से। वहीं मुजफ्फरनगर में 32 साल पुराने चर्चित रामपुर तिराहा मामले से जुड़े फर्जी हथियार बरामदगी केस में अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया है। इस मामले में 3 पूर्व पुलिसकर्मियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है। दोषियों में तत्कालीन थाना प्रभारी ब्रिज किशोर और सिपाही अनिल व उमेश शामिल हैं। मामला 1994 के उस घटनाक्रम से जुड़ा है जब उत्तराखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा क्षेत्र में गोली चलने की घटना हुई थी। बाद में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी, जिसमें फर्जी हथियार बरामदगी और साक्ष्यों को गढ़ने के आरोप सामने आए। सीबीआई जांच में तीनों पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया था। अदालत ने अब उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है और साथ ही सभी सजाओं को साथ साथ चलाने का आदेश दिया है। इसके अलावा अदालत ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। हालांकि अदालत ने अदालत ने उम्र और बीमारी को देखते हुए कुछ हद तक नरमी भी दिखाई है। यह फैसला लंबे समय से चल रहे इस संवेदनशील मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी निष्कर्ष माना जा रहा है, जिससे 1994 की घटना से जुड़े एक अध्याय पर न्यायिक मोहर लग गई है। सर, आज कुछ सजा दी गई है रामपुर तिराहा मामले को लेकर, किस तरह की सजा होगी, कौन क्या था पूरा पत्र? 2 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड अलग राज्य की मांग को लेकर उत्तराखंड संघर्ष समिति के प्रदर्शनकारी दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे। रामपुर तिराहे पर एक बड़ी घटना, जिसे हम उत्तराखंड तिराहा कांड के नाम से जानते हैं, मुजफ्फरनगर में हुई थी। और उस प्रकरण में अलग अलग अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्हीं में से एक प्रकरण था कि उत्तराखंड के जो प्रदर्शनकारी थे उनसे हथियारों की रिकवरी तत्कालीन एसएचओ ब्रज किशोर, कांस्टेबल उमेश, कांस्टेबल अनिल द्वारा फर्जी हथियार उनसे रिकवर दर्शाए थे। इस मामले को उत्तराखंड संघर्ष समिति ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सामने एक रिट के माध्यम से चैलेंज किया और उस रिट के माध्यम से ये मामला, इस प्रकरण की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपी गई और उसी के आधार पे ये मामला पंजीकृत हुआ, इसकी जांच हुई और बाद में एसएचओ ब्रज किशोर, अनिल, कांस्टेबल अनिल, कांस्टेबल उमेश के। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।